एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर द इंटरव्यू। ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में, पहले पार्ट में इंटरव्यू के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में एक असली इंटरव्यू हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब एक बार इनके नाम की स्पेलिंग कमेंट जरूर कर दो बिकॉज इट्स बिट डिफिकल्ट और एग्जाम में पूछी जाती है। ये कौन है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर? ये एक बहुत ही फेमस, आप कह सकते हो कि जर्नलिस्ट भी हैं, मैगजीन के एडिटर्स भी हैं और ऑथर भी हैं ये। तो इन्होंने बहुत काम करा है, आप कह सकते हो जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर। एंड आज इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एक बार इन्होंने एक बुक को एडिट करा था। कौन सी बुक थी वो? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। उसी में से जो एडिशन इन्होंने करा था उसके अंदर, उसमें से आपको एक पार्ट इस वाले चैप्टर में लिखा गया है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको जो पढ़ रहे हो इंटरव्यू वो कौन सी बुक में से लिया गया है। तो द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज जो ये बुक है ये मैंने यहाँ लगा दी है। ये है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इनकी जो है इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा था इस बुक में, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे, होता क्या है इंटरव्यू, और बेसिकली इसमें हम जानेंगे कि लोगों के विचार क्या होते हैं इंटरव्यू के बारे में। जैसे आपको पता है सोसाइटी में कोई भी चीज़ हो तो कुछ लोगों को पसंद होगी कोई चीज़, कुछ को नहीं पसंद होगी। तो ऐसे ही आप जानोगे इंटरव्यू कुछ लोगों को पसंद है कुछ को नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में एक असली इंटरव्यू हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में हमें बताया गया है कि 130 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं हमारी सोसाइटी के अंदर इंटरव्यू प्रेजेंट है। यानी कि ये चीज़ ऐसा लगता है ना, जैसे आजकल आप पॉडकास्ट देखते हो तो आगे चल के हम कहेंगे इतने सालों से पॉडकास्ट प्रेजेंट है, वैसे ही आप मान लो इंटरव्यू हमारी सोसाइटी के अंदर 130 साल से भी ज़्यादा जो है प्रेजेंट है। और इंटरव्यू में क्या होता है, एक आदमी इधर होता है, उसको इंटरव्यू वाला होता है, वो क्वेश्चंस लिख के बैठा होता है और सामने कोई सेलिब्रिटी, कोई फेमस इंसान या कोई भी इंसान जो आपको इंस्पायर करता हो वो बैठा है एंड आप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे और वो आंसर करते हैं। दिस इज़ इंटरव्यू, सिंपल। तो वो कह रहे हैं कि आज के समय पे अगर हम बात करें हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी इंटरव्यू पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा और उन्होंने इंटरव्यू से हर कोई फेमिलियर है। इनफैक्ट कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसने किसी का टीवी पे ही देखा होगा भाई सब इंटरव्यू। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन टुडेज लाइफ, इंटरव्यू बहुत कॉमन है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू हो भी चुका है और बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज़ ऐसे जिनका इंटरव्यू बार बार लिया गया होगा, ठीक है जी। तो इंटरव्यू इज़ वेरी कॉमन। हम भी देखा है ना, हमारे जैसे कोई फेमस जैसे कोई आइडल है हमारे या कोई बड़ा सा हीरो है, हम हीरोइन है, हमें बहुत पसंद है तो हम उनके इंटरव्यूज़ देखने की कोशिश करते हैं यार, या इंस्पिरेशन लेनी हो हमें किसी से, कोई स्पोर्ट्समैन है तो वी वॉच देयर इंटरव्यूज़ इंस्पिरेशन लेने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इंटरव्यू इतने समय से हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है, अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है इंटरव्यू, अलग अलग तरीके हैं इंटरव्यू लेने के, तो इंटरव्यू को लेकर लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है। कुछ का बहुत ही अच्छा है, कुछ कहते हैं इंटरव्यू एक सबसे बड़ा सोर्स है सच जानने का, ठीक है, और एक आर्ट है, मतलब कि एक कला है। इंटरव्यू लेना तो एक बहुत ही अलग सी चीज़ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्हें इंटरव्यू गाइस बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें इंटरव्यू से डर लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो विक्टिम बन जाते हैं और इंटरव्यू जब कोई उनका लेने आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है जब भी इंटरव्यू हो रहा होता है तो कई बार ना सेलिब्रिटी से पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो शायद वो आंसर ना करना चाह रहे, बट अगर कैमरा है तो प्रेशर में आके आंसर करना पड़ता है। तो दखल अंदाजी लगती है काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू उनकी लाइफ के अंदर। और काफ़ी सारे लोग तो ये भी मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बहुत प्रिमिटिव कल्चर में ऐसा कहा जाता था कि जब आप किसी की फ़ोटो खींचते हो ना तो आप उसकी आत्मा चुरा रहे हो, आप उसका जो सोल है ना उसे छीन रहे हो। तो वैसे ही कुछ लोगों को इंटरव्यू ऐसे लगता है सेलिब्रिटीज़ को कि जैसे जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनसे उनका कुछ छीन लिया जाता है। अब ऐसी बात क्यों है? देखो ऐसा हो जाता है कई बार इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाथों हाथ जो है इंटरव्यू सेलिब्रिटी ने कोई आंसर कर दिया, आपकी सोच बन गई उनकी बारी, उनका ये जवाब सोच के शायद वो असली में वो इंसान ना हो, तुम्हें उनका आंसर पसंद नहीं आया, तुम कहोगे तो अच्छा इंसान नहीं है, मे बी वो उस समय किसी और सेंस में कह रहे हो। तो कई बार गलतफहमियां बढ़ जाती हैं इंटरव्यू से, जो वो बात ना बताना चाह रहे हो वो भी बतानी पड़ती है। तो इसलिए कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं है। नाउ हम बड़े बड़े ऐसे ऑथर्स के बारे में जानेंगे। हाँ, मैं नाम लिख दिया है आपकी बुक में, आपको बता रहा है बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ये लर्न करने हैं लोग जिनको इंटरव्यू पसंद नहीं था। तो पहला हमें बता रखा है वी एस नायपॉल के बारे में।
अब ये कौन है, ये रही देखो इनकी फ़ोटो, ठीक है। इनको जो है ये काफ़ी सारी बुक्स नॉवेल्स वगैरह इन्होंने लिखी है ट्रैवल से रिलेटेड, इंडिया के बारे में उनमें बहुत कुछ बता रखा है। इनको क्या लगता था, इन्होंने बोला था दैट इंटरव्यू इन्हें कैसे लगते हैं, ही फील्स दैट सम पीपल आर वोंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, यानी कि इंटरव्यू के दौरान लोगों को चोट पहुंच जाती है और वो खुद का एक पार्ट खो देते हैं। अब चोट कैसे लग जाएगी भाई साहब इंटरव्यू में, तो डीप मीनिंग इसका ये है कि इंटरव्यू के दौरान लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी लाइफ में बुरी दखल अंदाजी की तरह होता है। जैसे उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो वो आंसर नहीं करना चाहते, उनकी प्राइवेट स्पेस में एंटर करा जाता है, तो इस वजह से उन्हें इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं था। कह रहे ऐसे जैसे किसी को बुरा फील होता है ना, वुंडेड मतलब क्या, वो बहुत बुरा फील होता है कुछ लोगों को इंटरव्यूज़ देने के बाद, और इन्हें पर्सनली ऐसा लगता था। नेक्स्ट आपको बता रखा है इंटरव्यू के ऊपर विचार लुइस कैरल के। लुइस कैरल कौन है, ही इज़ वेरी फेमस राइटर, एलिस इन द वंडरलैंड एक बहुत फेमस स्टोरी है, उसके राइटर हैं ये। अब इनके तो बहुत फ़ैन थे लोग, आसपास ऑटोग्राफ्स मांगने के लिए, रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने के लिए हर समय भीड़ में लगे रहते थे अगर ये उतर के चले जाए तो। बट इनको बहुत डर लगता था कि कोई आके मेरे से ऑटोग्राफ मांगे, कोई मेरे से अटेंशन सीख करे, कोई इंटरव्यू लेने आए, तो ये भागते रहते थे, उनसे इधर उधर भाग जाते थे। ही वॉज हॉरर ऑफ इंटरव्यू होता था इनको, मतलब जैसे कोई डर लगता है ना किसी को, इन्हें इंटरव्यू लेने वालों से, ऑटोग्राफ मांगने वालों से सबसे डर लगता था। ये इनफैक्ट जान पहचान के लोगों से भी नहीं मिलते थे कि यार ये भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, ऑटोग्राफ मांगेगा, अभी कुछ, इन्हें ये पसंद नहीं था। और बाद में ये सब बातें इन्होंने लोगों को भी बताते थे कि भाई ऐसे मैं बच गया था, उस दिन इंटरव्यू मेरा होने वाला था, या ऐसे मैं बच गया था। बाद में ये सब बातें बताते भी थे कि जो है इस तरीके से मैं जो है, मुझे ये लाइमलाइट में आना इतना पसंद नहीं है। तो यही बता रखा है आपको। एलिस इन द वंडरलैंड के जो एलिस इन द वंडरलैंड के जो राइटर हैं लुइस कैरल, उनको क्या था, जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूज़, उन्हें इंटरव्यू से डर लगता था, भागते थे वो इंटरव्यू से, उन्हें लायनाइज होने से, लायनाइज मतलब वो तो बहुत अटेंशन मिलने से, ही डिडंट लाइक दिस, ठीक है। चलो अब अगला आपको बता रखा है रुडियर्ड किपलिंग के बारे में। रुडियर्ड किपलिंग कौन है गाइस, जंगल बुक के राइटर, वो मोगली नहीं है जंगल जंगल वाला, ठीक है, हाँ, उसी के राइटर है रुडियर्ड किपलिंग। अब इनका तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यूज़ है इंटरव्यू पे। अब इनके व्यूज़ के बारे में इनकी वाइफ के थ्रू हमें बताया गया है। इनकी वाइफ है कौन, रुडियर्ड किपलिंग की वाइफ है, उनका नाम था कैरोलिना, ठीक है। उन्होंने अपनी एक डायरी लिख रखी है, उस डायरी की डेट है 14 अक्टूबर 1892, और उसमें उन्होंने लिख रखा है कि हमारा दिन बर्बाद हो गया था, हम बॉस्टन में थे, हमारा दिन बर्बाद हो गया था क्योंकि 2 इंटरव्यू लेने वाले लोग आए थे मेरे हस्बैंड से, तो उस वजह से हमारा पूरा दिन ख़राब हो गया था। और इन्होंने सुना था अपने हस्बैंड को उन लोगों को जवाब देते हुए जो इंटरव्यू लेने आए थे कि ये बहुत गलत चीज़ है, इंटरव्यू तुम मांगने मेरा आए हो, ये बिल्कुल एक क्राइम की तरह है। जैसे कोई क्राइम होता है ना, तुम किसी को मार पीट दो तो तुम्हें जेल हो जाएगी कि तुमने मारा क्यों है किसी को, एक असॉल्ट करना, बिल्कुल वैसा ही है किसी से इंटरव्यू लेने को कहना कि हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। और कोई भी समझदार इंसान, रिस्पेक्टेड इंसान कभी किसी का इंटरव्यू नहीं मांगेगा और ना ही कभी इंटरव्यू देगा। मतलब इन्हें इंटरव्यू इतना ज़्यादा जो है बुरा लगता था। और इनफैक्ट ये सब तो इन्होंने उस दिन बोला था, इनकी वाइफ ने लिखा है अपनी डायरी के अंदर, इन्होंने खुद भी कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। तो कहीं तो देखो इन्होंने 2 जर्नलिस्ट इनके पास आए, डांट के भगा दिया, भाई तो ये तो बहुत गलत काम कर रहे हो तुम, और खुद भी इन्होंने हिपोक्रेट थे ये, खुद भी इन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू किया था, ठीक है। तो सिंपल ऐसा कुछ लर्न ज़्यादा नहीं करना है, आपको ये रखना है कि इनका जो दिन खराब हो गया था, 2 रिपोर्टर आए थे बॉस्टन से इस वजह से, और उस समय पे किपलिंग ने कहा था कि इंटरव्यू इमोरल है, गलत काम है, घटिया है, बहुत ही बेवकूफ़ लोग, वाइल यानी कि ऐसे लोग जो अच्छे नहीं होते वो किसी का इंटरव्यू मांगे, कायर लोगों का काम है इंटरव्यू लेना, और खुद भी यही काम करके बैठे हुए थे ये, ठीक है। चलो अब अगला बता रखा है हमारे को इंटरव्यू के ऊपर विचार H.G. वेल्स के। ही इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, आप कह सकते हो। टाइम मशीन बुक जो है, इनविजिबल मैन हो गई, और वॉर ऑफ द वर्ल्ड जिस पे एक बहुत फेमस मूवी बन रखी है, उसके राइटर हैं ये। इनसे भी बहुत लोग इंटरव्यू लेने आते थे, तो इन्होंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, और इन्होंने इंटरव्यू देने के समय को कहा है द इंटरव्यूइंग ऑर्डील, और ऐसा इन्होंने कहा था 1894 में। ऑर्डील मतलब क्या होता है, बुरा समय। जैसे आपको कोई चीज़ बिल्कुल एक्सपीरियंस आपका बहुत गंदा होता है ना, बुरा लगता है आपको, तो एग्जैक्टली ही सेड दैट जब उनका इंटरव्यू हो रहा होता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। इसके बावजूद जो है गाइस, इन्होंने काफ़ी बार इंटरव्यू अपना दिया भी है और बहुत बार बाकी लोगों का इंटरव्यू लिया भी है। इनफैक्ट इन्होंने जोसेफ स्टेलिन का जो है, एक बहुत फेमस ये रशिया के जो है लीडर थे, इनका भी इंटरव्यू लिया था।
तो भाई एक तरफ आप कह रहे हो इंटरव्यू एक अच्छा काम नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद ही इंटरव्यू ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर दी थी। नेक्स्ट लास्ट आपको बता रखा है जिन्हें इंटरव्यू पसंद नहीं था, वो बता रखा है आपको सॉल बेलो का। फोटो दिख रही है आपको, अमेरिकन राइटर है ये, डिटेल में नहीं पढ़ना। इन्होंने क्या बोला था, ये बहुत बार इंटरव्यू देते रहते थे, बट इन्होंने इंटरव्यू को बोला था लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। विंड पाइप क्या, सांस ले रहे हो ना, जैसे उसमें थंब प्रिंट्स, यानी कि इन्हें चोक हुआ हुआ फील होता है, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो इनका ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। इन्हें इतना ऑकवर्ड, इतना अजीब लगता है इंटरव्यू देते समय। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो कोई इंसान नहीं देना चाहता, बट उस समय पे बोलने पड़ेंगे। कोई बात भी बोलनी है तो 100 बार सोच के बोलनी है कि भाई लाइव है, इतने लोग देखेंगे, इस वजह से काफ़ी लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं है। तो ये हमने सारे नेगेटिव वाले पढ़ लिए। अब आपको 2 पॉजिटिव बता रखे हैं। पॉजिटिव इंटरव्यू के ऊपर बात इसने करी है, एक जर्नलिस्ट ने, डेनिस ब्रायन, ये जर्नलिस्ट है और राइटर भी है। इन्होंने कहा हाँ इंटरव्यू की बहुत कमियां हैं, बट फिर भी इंटरव्यू आज के समय पे एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का जरिया है। इट इज़ अ वेरी गुड वे जिससे हम कंटेम्प्रेरीज के बारे में जान सकते हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब आज के समय के। अब तुम्हारा कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तुम उन्हें बहुत पसंद करते हो, सीखना चाहते हो, उनसे कैसे सीखोगे, इंटरव्यू देखोगे, इन्होंने कैसे करा, इनकी जर्नी कैसी रही। आपको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो आपको बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू देखते हो कि यार उन्होंने कैसे स्टार्ट करा, या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर हमें प्रेजेंटली पॉलिटिशियंस का भी इंटरव्यू लिया जाता है कि वो क्या पॉलिसीज़ लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई साहब आज के समय के बारे में अगर हमें अपडेटेड रहना है तो इंटरव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको बता रखा है दैट एज अ रिजल्ट इंटरव्यू आज के समय पे हमारे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। इनफैक्ट जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूई। जैसे कि एक मैं रिपोर्टर हूँ, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी का, तो मैं कौन हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। तो उस समय पे जो इंटरव्यू कर रहा है, जो क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। पावर क्यों, क्योंकि उसके पीछे क्या है, जनता की आवाज़ है। उसको जनता बताती है कि आप ये क्वेश्चन पूछना। वो खुद सोचते हैं कि लोगों के माइंड में क्या क्वेश्चन होंगे, एंड वो बहुत सारे लोगों की बात जो है एक पर्टिकुलर इंसान के सामने रखनी है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. तो ये लाइन मैंने इसलिए रीड करी क्योंकि एग्जाम में आती है। यहाँ आपको बताया गया है कि इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यू लेते समय बहुत पावर होती है। वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी वे में पूछ सकता है। और बहुत सारे लोग जो आपको घर पे बैठे तुम्हें पूछना है अपने फेवरेट आइडल से कोई बात पूछने, कैसे पूछोगे, नंबर है नहीं ना। इंटरव्यू के दौरान काफ़ी बातें हमें पता चल जाती हैं। ओके, विद दिस ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, यही पढ़ना है हमने। कुछ ने लोगों को इंटरव्यू नहीं पसंद, 2 लोगों को पसंद वाली बात आपने पढ़ ली है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जहाँ पे अब हम एक रियल इंटरव्यू पढ़ने वाले हैं एक बहुत फेमस इटालियन प्रोफेसर राइटर का, जिनका नाम है उम्बर्टो एको। ठीक है, ये है उम्बर्टो एको, जिनको बहुत ध्यान से आप देखो। ये जो है ना, ये बहुत ही फेमस प्रोफेसर है, इटली के एक कॉलेज में ये पढ़ाते हैं। और इनका पढ़ाते किस चीज़ के ऊपर है, ये सेमियोटिक्स के ऊपर। सेमियोटिक्स समझना काफ़ी मुश्किल है। साइंस जो होते हैं ना, अलग अलग साइन जो होते हैं, उसके ऊपर ये पढ़ाई कराते हैं। अब ये पढ़ाते तो थे, साथ ही के साथ में एक बार ये क्या करते हैं, फिर ये जो है कौन सी फील्ड में चले जाते हैं, नॉवल लिखने की। वैसे तो ये टीचर है, पढ़ाते हैं, बट इनको क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए ये नॉवेल्स लिखनी शुरू कर देते हैं। और एक बार इन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। और भाई साहब वो हो जाती है सुपर डुपर हिट, बहुत सारी उसकी किताबें बिकती है, बेस्ट सेलर बन जाती है। तो उसके बाद ये फेमस हो जाते हैं। काम इन्होंने प्रोफेसर वाला भी बहुत करा है, बहुत कुछ इन्होंने डिटेल स्टडी साइंस पे करी है, बट ये फेमस हुए थे अपनी बुक से। तो इसीलिए क्योंकि ये इतने फेमस हो जाते हैं हमारे उम्बर्टो एको जी। कितनी कॉपी बिकी थी देखो इनकी, 10 मिलियन कॉपी बिकी थी। 1980 में इन्होंने अपनी ये बुक को लॉन्च करा था, द नेम ऑफ द रोज। तो इसीलिए जो है आप ये इतने फेमस हो गए थे। तो जो हमारा हिंदू अखबार है ना इंडिया का, यहाँ से हमारे एक जर्नलिस्ट जिनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन, ये रही इनकी फोटो, आप ध्यान से देखो, ये जाते हैं उम्बर्टो एको के पास। ही इज़ अ इटालियन प्रोफेसर राइटर यू कैन से, और इनको जाके इंटरव्यू लेते हैं इनका। ठीक है जी, तो चलो पढ़ते हैं उम्बर्टो एको का इंटरव्यू कैसा रहता है। ठीक है, और लेट्स स्टडी द इंटरव्यू। नोट्स मैंने पूरे बना रखे हैं, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक एक लाइन आपको मैं जो है इंटरव्यू की अब पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अब जैसे इंटरव्यू शुरू होता है, मुकुंद पद्मनाभन जी कहते हैं, डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि ये आदमी इतना सब कुछ कैसे कर लेता है। अब यहाँ पे ये आदमी कौन है, एको। तो जब उम्बर्टो एको का इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन लेना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं डेविड लॉज। अब वो भी कोई हैं बड़े इंसान, उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो उम्बर्टो एको है पता नहीं इतना काम कैसे कर लेते हैं। भाई कॉलेज में पढ़ाते भी हैं,
बच्चों की भी नॉवेल्स लिख देते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पे भी लिख देते हैं, और साथ ही के साथ में इतनी बड़ी बड़ी नॉवेल्स भी लिख देते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है, कोई इतना सारा काम कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले वो यही बात बोल देते हैं कि सर आप इतना काम कैसे कर लेते हो, हमसे तो एक काम नहीं होता है। तो वो उम्बर्टो एको फिर रिप्लाई करते हैं कि अरे अरे ऐसा लगता है, मे बी आई गिव अ इम्प्रेशन, ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, बट अंडरनेथ मैं एक ही काम कर रहा होता हूँ। तो मुकुंद बर्मन पूछते हैं क्या? कह रहे देखो मेरे ना कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। फिलोसफी मतलब क्या होती है, आप सिंपल बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ, मतलब एथिकल बातें, सही गलत समझाना, सही समझने को, बहुत डीप किसी चीज़ की नॉलेज रखने को आप फिलोसफी में पढ़ सकते हो। तो कह रहे हैं मेरे बहुत फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, मैं एथिकल बातें करना चाहता हूँ, समाज को समझाना चाहता हूँ। तो मैं वही काम करता हूँ। जब मैं कोई पढ़ाई लिखाई की किताब छापता हूँ तब भी मैं यही करता हूँ। बच्चों की स्टोरी बुक लिखता हूँ, उसमें भी बच्चों को एथिक्स सिखाता हूँ। अब ये नॉवल लिखी द नेम ऑफ द रोज, उसमें भी अपनी फिलोसफी ही चलाई है मैंने। तो मुझे तो फिलोसफी से मतलब है, कभी फिलोसफी लिखनी हो मुझे तो नॉवल लिख देता हूँ, कभी बच्चों की बुक लिख दूंगा, कभी अपनी पढ़ाई में भी फिलोसफिकल बातें कर दूंगा। तो आई कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। और फिर कहते हैं हाँ पर मेरा एक सीक्रेट भी है कि मुझे इतना टाइम कैसे मिल जाता है, नॉवल भी लिख लूँ, पढ़ा भी लूँ, ये सब भी कर लूँ। तो वो इसलिए है क्योंकि मैं काम करता हूँ इंटरस्टाइसिस के अंदर। अब तुम सारे भाई बहन ये बात सुन लो। देखो ये कहते हैं कि देखो पूरे यूनिवर्स में ना बहुत सारी खाली स्पेसेस हैं, और अगर हम उन सबको हटा दें तो पूरा यूनिवर्स हमारी एक मुट्ठी जितना बन जाएगा ऐसे, ठीक है। एटम जो है सब, मतलब वो कहते हैं पूरी यूनिवर्स से खाली स्पेसेस है तो इतना सा बच जाएगा। वो खाली स्पेसेस अगर हम हटा दें तो ऐसी होता है हमारे दिन के अंदर। हमारे दिन में बहुत सारे खाली स्पेसेस होती है, अगर हम उन्हें यूटिलाइज कर ले तो हमारे सारे काम बन जाए। तो मुकुंद बंधन कहते हैं मतलब कैसे? तो वो बताते देखो जैसे तुम अभी मेरा इंटरव्यू लेने आने वाले थे, तो तुम नीचे आए, गाड़ी पार्क करी तुमने, तो मैं तीसरे फ्लोर तक आना था एलिवेटर के अंदर। तो मैंने सोचा इतनी देर मैं खाली बैठूँ तुम्हारा वेट करूँ, इतने में मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया। तो ऐसे मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं अपने टाइम को मैनेज करता हूँ। जैसे कोई खाली टाइम है तो मैं उस खाली टाइम को वेस्ट नहीं करता, यूटिलाइज कर लेती हूँ। नहीं खाली बैठूँ टीवी देखूँ या इंतज़ार करूँ किसी का, नहीं, उसमें मैं कुछ यूजफुल काम कर लेता हूँ, ठीक है। इसे वो बताते हैं। तो अब मुकुंद बर्मन कहते हैं कि अरे पर ये काम हर कोई तो नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो ये काम, तो ठीक है। अब आगे वो उनको क्वेश्चन करते हैं कि सर एक चीज़ और है कि और नॉन फिक्शन स्टाइल, यानी कि जो ये पढ़ाई लिखाई की भी जो बुक्स इन्होंने लिखी है, उम्बर्टो एको ने जितनी भी किताबें लिखी हैं, वो कहते हैं उसका भी जो स्टाइल है वो काफ़ी अलग है, बोरिंग ड्राई सा नहीं है। जैसे कई बार हम अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ के बोर हो जाते हैं कि यार इतना लेंदी डिफिकल्ट लैंग्वेज में रखा है। इनकी जो टेक्स्ट बुक्स भी हैं जो इन्होंने कॉलेज में पढ़ाने लिखाने वाले जो सिमियोटिक्स के ऊपर जो इनके वर्क हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो पूछते हैं कि क्या आपने स्पेशली कुछ सोच के ये इंटरेस्टिंग बना के लिखे हैं या ये आपका नेचुरल स्टाइल है? तो उम्बर्टो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि क्यों मैं इंटरेस्टिंग वे में अपनी पढ़ाई लिखाई की किताबें को भी प्रिंट करता हूँ। क्यों? वो कहते हैं देखो मैंने जो है कॉलेज के अंदर अपना जब फर्स्ट डिजर्शन दिया था, अभी तुम्हें नहीं पता, कॉलेज में जाओगे तो पता चल जाएगा, डिजर्शंस देने होते हैं, यानी कि केस स्टडी करके पूरा आपको प्रेजेंट करना होता है एक प्रोजेक्ट को, सिंपल लैंग्वेज में कहो तो कह रहे जब मेरा पहला डिजर्शन मैंने दिया था तो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि बाकी सब बच्चों ने क्या करा, एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उसके ऊपर हाइपोथेसिस यानी कि कुछ बातें बनाई और उन्हें कंक्लूड करके प्रोजेक्ट सबमिट करते, जैसे हम सब लोग करते हैं, टॉपिक है उस पर बातें लिखी, उसे कंक्लूड करके लिख दिया। बट मैंने क्या करा, मैंने जो मेरा टॉपिक था उसकी पूरी स्टोरी बताई, जो प्रोजेक्ट को बनाते समय करते समय जो मेरे से गलतियाँ हुई मैंने वो भी लिखी और सब कुछ स्टोरी टेलिंग वे में समझाया। तो तब मेरे सर को मेरा वो अंदाज़ बहुत पसंद आया। तब मैं सिर्फ 22 का था और वो वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था उसको सर ने जो है प्रिंट कराया था हमारी बुक के अंदर, और इसलिए जो है उस दिन से मैंने समझ लिया था कि अब मैं जब भी कुछ लिखूंगा तो मैं उसको ऐसे ही बढ़िया तरीके से लिखूंगा, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लिखूंगा, जिससे कोई भी उसे पढ़ के बोर ना हो। इसलिए जो है मैं कभी पढ़ाई लिखाई की भी, जैसे मेरी कोई भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं सभी को, तो वो ये रिप्लाई करते हैं। अब सेकंड जो है वो उनको ये भी बताते हैं कि क्यों उन्होंने नॉवल लिखनी शुरू करी, कहाँ तो पढ़ाते थे, कहाँ नॉवल लिखनी शुरू कर दी। तो कह रहे मेरा दोस्त था एक जिसका नाम था रोलैंड बार्थेस। तो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आई डोंट थिंक सो तुम ऊपर ऊपर से समरी पढ़ लो तो कोई बताएगा नहीं तुम्हें ये बात, बट आई एम गिविंग यू गाइस डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो उनके एक फ्रेंड थे रोलैंड बार्थेस, कह रहे वो ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता था, वो एसेस था मेरा दोस्त, एस्से लिखता था और वो चाहता था कि वो नॉवल लिखे, ऐसे छोटे से होते हैं, नॉवल बहुत बड़ी है, तो वो चाहता था नॉवल लिखे, बट उसे टाइम नहीं मिला, वो मर गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं चाह रहा था कि मैं नॉवल लिखूँ, मैं टीचर दूँ बट मुझे नॉवल लिखने, नहीं, ऐसा नहीं था मेरे साथ। एक दिन मैं संडे को खाली बैठा था,
बिल्कुल बोर हो रहा था। तो तब मेरा मन करा, मैंने बुक उठाई, एक कॉपी उठाई, पेंसिल उठाई, और मैं अपना फिलोसफिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए मैंने ये नॉवल लिख दी। कौन सी? यही सब नॉवल लिखनी उन्होंने शुरू कर दी, और उनमें से एक नेम ऑफ द रोज सुपर डुपर फेमस भी हो गई। ठीक है, अब मुकुंद परमानंद अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो उनसे पूछते हैं कि सर, आपकी जो ये नॉवल है नेम ऑफ द रोज, ये बहुत फेमस हो गई, आपने इतनी सारी नॉवेल्स लिखी हैं, कितनी लिखी हैं इन्होंने? 5 नॉवल लिखी हैं, बट आपने उससे भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरी वर्क करे, लगभग 20 करे होंगे। तो उम्बर्टो कहते हैं नहीं 20 नहीं 40, यानी कि 40 टेक्स्ट बुक्स आप कह सकते हो, पढ़ाई लिखाई की किताबें 40 ये वो भी प्रिंट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, मतलब बच्चे पढ़ते हैं उससे। तो कह रहे इतना सब आप कर चुके हो पढ़ाई लिखाई की फील्ड में भी। बट अगर हम कहते हैं उम्बर्टो एको, तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ नेम ऑफ द रोज के राइटर, सब लोग आपको एज अ राइटर जानते हैं। तो आपको ये बात बुरी तो नहीं लगती है कि लोग आपको एज अ टीचर नहीं जानते, एज अ राइटर जानते हैं, एज अ प्रोफेसर नहीं जानते हैं? तो उम्बर्टो को कहते हैं हाँ हाँ बुरी तो लगती है हल्की सी। देखो मैं वो नहीं हूँ जो बुक क्लब्स और पेन क्लब्स में जाता हूँ कि मैं शाम को जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी बुक क्लब के अंदर लाइब्रेरी में, नहीं। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी से घर आता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, खाली टाइम होता है उसमें नॉवल लिखता हूँ। बट स्टिल अगर मैं फेमस हुआ हूँ अपनी नॉवल के थ्रू तो इट्स ओके। वो कह रहे क्योंकि जो मेरी साइन लैंग्वेजेस के बारे में मैं पढ़ाता हूँ, मेरी जो सब्जेक्ट है प्रोफेसर में किसी चीज़ को साइन को समझने का, वो काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, हर कोई उसे डेली लाइफ में नहीं पढ़ेगा। तो अगर मैं फेमस हो रहा हूँ एक नॉवल लिख के तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, कह रहा मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि सब लोग जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ना शुरू कर दे। अब मुकुंद परमानंद अगला क्वेश्चन पूछते, कहते आपकी जो नॉवल है ये द नेम ऑफ द रोज, इसकी जो थीम है वो भी डिफिकल्ट है, ईजी नॉवल नहीं, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मेडिवल हिस्ट्री, बहुत कुछ जो है ना, मतलब बहुत डीप बातें समझा रखी है इसके अंदर। कह रहे डिफ़िकल्ट नॉवल है ये। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो नॉवल है इतनी फिर चल कैसे गई? मतलब कि इतनी डिफ़िकल्ट सी नॉवल है, तो लोगों को तो सिंपल चीज़ें पसंद आती है ना। तो उम्बर्टो एको कहते हैं देखो हाँ यही बात है, जर्नलिस्ट को और पब्लिशर्स को यही लगता है कि लोगों को ट्रैश पढ़ना पसंद है, लोगों को यही पसंद है कि लव स्टोरी हो, लड़का लड़की बिछड़ गए मिल जाए, ये सभी पसंद है देखना। बट नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कह रहे 6 बिलियन पीपल है, मेरी किताब तो सिर्फ 10 से 15 मिलियन लोगों ने खरीदी है, तो अब भी काफ़ी स्मॉल परसेंटेज है जिनको मेरी ऐसी चैलेंजिंग बुक पसंद आई है। तो यानी कि वो कह रहे कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोगों को ऐसी चैलेंजिंग बातें भी पढ़ने में मज़ा आ जाता है। जैसे आपका पसंद है, आपको कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, किसी दिन तो हॉरर देख लोगे, ऐसे तो नहीं देखोगे। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ लोगों को वैसे सिंपल चीज़ें पढ़ना पसंद है, बट अब मन कर गया होगा मैंने डिफ़िकल्ट लिखी है, इंटरेस्टिंग लिखी है, तो उसको पढ़ लिया, दैट्स इट। वो ये जवाब देते थे। कह रहे इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं वैसे पूरा दिन सीरियस रहता हूँ, कभी कॉलेज हूँ, कभी कोई बुक लिख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, बट शाम को 1 घंटा मैं ज़रूर टीवी पे बैठ के मायामी वॉइस और इमरजेंसी रूम, जो 2 शोज़ आते हैं डिटेक्टिव वाले, मैं भी देखता हूँ बैठ के। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं टीवी देखता रहता हूँ पूरा दिन, नहीं। तो हर कोई अलग अलग इंटरेस्ट अपनी लाइफ में फॉलो कर सकता है। हाँ वो ये कहते हैं कि अगर मेरी नॉवल डिफ़िकल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग कभी उसे पढ़ेंगे ही नहीं। नाउ लास्ट में वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं उम्बर्टो एको से, मुकुंद परमानंद जी, कि क्या आपको लगता है कि आपकी जो ये नॉवल इतनी सुपर हिट हो गई है ये मेडिवल हिस्ट्री की वजह से हुई? अब मेडिवल हिस्ट्री क्या हुआ? यूरोप की हिस्ट्री। आप बेसिकली मान लो ज़्यादा इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे वहाँ कथीड्रल्स होते थे, क्या समय रहा मेडिवल हिस्ट्री में, ये राजा आया वो राजा आया, ये सब हुआ मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो वो कह रहे इतना आपकी जो ये बुक चली, क्या लगता है मेडिवल हिस्ट्री की वजह से चली है? तो फिर उम्बर्टो को कहते हैं रुको मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, कि मैं स्टोरी बहुत बढ़िया से बताता हूँ, जैसे एक चाइनीज़ लोग स्टोरी बताते हैं बिल्कुल वैसी बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने अपने अमेरिकन पब्लिशर को ये बुक दिखाई तो उसने मुझे कहा कि सिर्फ 3000 कॉपीज़ ही बिक सकती हैं, इसकी बहुत डिफ़िकल्ट बुक है, ये सब हमारे अमेरिका के लोगों को मेडिवल हिस्ट्री नहीं आएगी, यहाँ कथीड्रल्स वगैरह कौन पढ़ेगा इस चीज़ को, तो मैं इतनी की ही एडवांस पेमेंट करूँगी आपको। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बट कह रहे देखो क्या हुआ, यूएस में ही मेरी बुक इतनी ज़्यादा सुपर डुपर फेमस हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही मेडिवल हिस्ट्री की, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री की वजह से मेरी बुक चली है, शायद मैं आज मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर कोई बुक लिखूँ वो ना चले, तब चल गई थी। तो वो कहते एक मिस्ट्री है, मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसे मेरी ये द नेम ऑफ द रोज, जो मेरी ये बुक है, मेरी जो ये नॉवल है, कैसे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई। विद दिस ये इंटरव्यू खत्म हो जाता है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब एक बार इंटरव्यू समराइज़ कर दूँ, वो उनके घर जाते हैं, सबसे पहले उनसे क्वेश्चन पूछता है आप इतने सारे काम इकट्ठे कैसे कर लेते हो? तो वो कहते हैं मैं सेम ही काम कर रहा हूँ, फिलोसफिकल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा हूँ और इंटरस्टाइसिस में काम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने उनके लिटरेरी स्टाइल के बारे में पूछा था
कि इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग वे में कैसे लिखते हो, तो वो एग्जाम्पल देते हैं। मैं तो कॉलेज लाइफ से ही फॉलो कर रहा हूँ, अपने डिजर्शन के समय से मैंने तब ऐसा प्रेजेंट करा था। नेक्स्ट वो पूछते हैं आप फेमस ज़्यादा नॉवेलिस्ट की तरह हो, प्रोफेसर की तरह नहीं हो, तो आपको बुरा लगता है। वो कहते हैं नो नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लास्ट में बुक क्यों इतनी फेमस हुई इस पर क्वेश्चन करा और वो उसका जवाब दे देते हैं। अब आपका ये इंटरव्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे, दिमाग में ये आता है ना कि ऐसे ऐसे चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो तुम टेंशन मत लो, नोट्स भी और क्वेश्चन भी स्टडी मटेरियल इंस्टाग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चैप्टर के लिए इंग्लिश की प्लेलिस्ट लग गई है। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन कराऊंगी उन्हें ज़रूर पढ़ लेना। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।